हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एकदम बढ़िया। हाँ जी, चलिए। तो अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर भूपेंद्र। टॉपिक चल रहा है हमारा मैमेलियन फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंतर्गत जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था फैट। ठीक है, फैट अपन बिफोर लेक्चर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कौन सा? विटामिन का। तो देखिए बच्चों, विटामिन्स क्या है? देखिए बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं एक तरह से मुख्य रूप से ये क्या कि हमारे भोजन के कौन कौन से मुख्य घटक हैं जिनका जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, एक स्वस्थ वृद्धि के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए। ठीक, तो इसी क्रम में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा कौन सा? विटामिन का। तो विटामिन्स क्या है? देखिए बच्चों, विटामिन्स एक ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले जो विटामिन्स हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान तो नहीं करते। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंतर्गत, क्या जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन बसा, ठीक है, तो उनसे हमको क्या प्राप्त हो रही थी? ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। लेकिन यहाँ हम विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन जो है हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उनका नियमन एवं नियंत्रण करती हैं। अगर विटामिन की कमी होती है तो यह हमारी उपापचयन क्रियाओं क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर के अंतर्गत अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं कि विटामिन जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो देखिए, विटामिन के अगर हम खोजकर्ता के बारे में बात करें, ठीक है, तो विटामिन के खोजकर्ता थे बच्चों लुलिन, और इन्होंने 1881 के अंदर सबसे पहले बताया था। देखिए, लुलिन जो है वो विटामिन के क्या है? खोजकर्ता हैं। इन्होंने सबसे पहले केवल इतना बताया था कि हमारे शरीर के अंतर्गत इन पोषक पदार्थों के अलावा बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले और विशिष्ट कुछ सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं जो कि हमारी उपापचयन क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। केवल इन्होंने इतना ही बताया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने अपने इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या प्रयोग किए, और इसमें आए थे इंकमान एक अगले वैज्ञानिक हुए, इंकमान, और इन्होंने 1897, ठीक है, 1897 1997 के अंतर्गत इसी क्षेत्र में काम किया। और इन्होंने जो है लुलिन के जो विचार थे, मत थे, उनका क्या किया था? इन्होंने समर्थन किया था बच्चों। और बेरी रोग के बारे में इन लोगों ने बताया था कि ये जो बेरी जो रोग हो रहा है, यह बेरी रोग जो है वह किसके कारण? एक विशिष्ट पदार्थ के कारण, एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं उसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये उसको खोज तो नहीं पाए, लेकिन इनको इतना ज्ञान हो गया था कि ये जो कमी है या जो ये बेरी जो रोग हो रहा है, ये किसी एक विशिष्ट पोषक पदार्थ की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये उसको क्या, उसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए बच्चों, कौन? फुंक। अगले वैज्ञानिक आए कौन? फुंक, जिन्होंने 1912, कब? 1912 में इस बेरी रोग जो था इसके उपचार के लिए किसका? विटामिन का क्या किया? इस क्रिस्टलीकरण किया। और सबसे पहले इन्होंने जो है विटामिन शब्द का क्या किया था बच्चों? प्रयोग किया था। विटामिन शब्द का सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। तो नामकरण तो किसका हो गया? फुंक के द्वारा हो गया। और खोजकर्ता कौन हो गए? अपने लुलिन हो गए। आई बात समझ में? ठीक है। और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इस
केवल विटामिन नाम दिया क्योंकि उस समय तक और विटामिन का क्या नहीं हो पाया था, क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाया था, या यूं कहें कि और विटामिन की खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो यहां तक ये बात हमारे समझ में आई। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो विटामिन हैं ये हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए अति आवश्यक हैं। तो क्या इनका संश्लेषण हमारे शरीर के अंतर्गत होता है? नहीं। हमारे शरीर से मतलब जंतु, हमारे शरीर से मतलब क्या बच्चों? जंतु। जंतुओं के शरीर में, जंतुओं में संश्लेषण इनका नहीं होता है बच्चों। ठीक है, संश्लेषण इनका जंतुओं में नहीं होता है, तो फिर इसकी पूर्ति कैसे होती है? इनकी पूर्ति होती है बच्चों कहां से? पादप। कहां से? पादप। क्यों? क्योंकि विटामिन का संश्लेषण की जो क्षमता है वो किन के अंतर्गत पाई जाती है? मूल रूप से पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। जंतु तो केवल जो है पादपों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं या पादपों से जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनसे ये विटामिन प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो है इनका जंतु के शरीर के अंतर्गत संश्लेषण नहीं होता है। इन विटामिन को जो है अपन भोज्य पदार्थों के रूप में, मुख्य रूप से पादपों से संश्लेषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, निर्मित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनसे अपन विटामिन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, क्या इनका हमारे शरीर के अंतर्गत स्टोरेज हो पाता है? नहीं। विटामिन को हमारे शरीर के अंतर्गत स्टोर नहीं किया जाता है। हमारे शरीर के अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट आदि का तो संचयन होता है, लेकिन विटामिन का क्या नहीं होता है? संचयन नहीं होता है। इनका तो हम भोजन से ग्रहण करते हैं और उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत हमारे शरीर के अंतर्गत इनका उपयोग होता है और यूरिन के साथ ये शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इट मींस इनका हमारे शरीर के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार लगभग रोजाना इनको ग्रहण करना हमारे लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बताई है किसके बारे में? विटामिन के बारे में, कि विटामिन जो है वो क्या होती हैं, इनका संश्लेषण कहां होता है और हमारे शरीर के लिए ये कितने आवश्यक हैं। अब देखिए बच्चों, इन विटामिन को जो है वह है इनकी घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का बताया गया है या दो श्रेणियों में बांटा गया है इनको, और ये दो श्रेणियां हैं इनकी घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। तो एक जो श्रेणी है वह है जल में घुलनशील, एक श्रेणी है वो कौन सी है? जल में घुलनशील, और दूसरी जो है वह है कौन सी? वसा में घुलनशील या जल में एविले कह सकते हैं उसको अपन। ठीक है, तो दो श्रेणी हो गई बच्चों, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी, विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा के अंतर्गत जो है वो है विटामिन डी, ई और ए। ये दो श्रेणियां हो जाती हैं इनकी घुलनशीलता के आधार पर। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील, और विटामिन डी, ई, ए जो है वो क्या होती हैं? वसा के अंतर्गत घुलनशील होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो श्रेणियों में हमने इनको बांटा है। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल जो है वो जल में घुलनशील प्रोटीन, जिन्हें मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताता हूं। देखिए बच्चों, विटामिन जो बी है, तो ये विटामिन बी जो है ये कई प्रकार की है, इसलिए इसको अपन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्रम से पढ़ रहे हैं पहले बी कॉम्प्लेक्स को, जो यहाँ 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 8। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों विटामिन B1। कौन सा? विटामिन B1, और इसका उपनाम है बच्चों क्या? थायमीन। उपनाम क्या है इसका? थायमीन। इसको थायमीन नाम से भी जाना जाता है। अब मैं यहां आपको जो है क्या क्या बताऊंगा, इसके स्रोत और इसके कमी के प्रभाव।
ठीक है, स्रोत और इसके कमी के प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन B1 जिसको अपन थायमीन कहते हैं, और इसके स्रोत हैं मुख्य अनाज, फलियां, यीस्ट और अंडे या मांस। ये इसके क्या है, मुख्य स्रोत हैं। यीस्ट खमीर जिसका अपन जो है हम जो जैसे दही है, ये फर्मेंटेड जो पोस्ट भोज्य पदार्थ होते हैं वो उनसे भी अपन को क्या है ये B1 प्राप्त होती है। ठीक है, जो खमीर पैदा करके भोजन बनाए जाते हैं वो सभी क्या है, किसके, B1 या B कॉम्प्लेक्स के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये आई बात किसकी, स्रोत की। अब बात करते हैं कि अगर B1 की कमी होगी तो उसका साइड इफेक्ट या उससे कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है कौन सा, बेरी रोग। तो बेरी रोग होता क्या है, बेरी रोग के अंतर्गत क्या होता है बच्चों की, इसमें हृदय की मांसपेशियां जो है वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। हृदय की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, जिससे कि इसकी धड़कन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके साथ साथ प्राणी के अंतर्गत अपच और कब्ज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अपच और कब्ज जैसी बीमारियां हो जाती हैं और व्यक्ति का वजन बहुत कम हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, बेरी रोग होता है। इसके बाद है अगला विटामिन B2। विटामिन B2 का कॉमन नेम जो है वह है राइबोफ्लेविन। इसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके स्रोत पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियां, गेहूं, मांस आदि। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कीलोसिस रोग होता है। कीलोसिस क्या होता है, कीलोसिस रोग के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, ओष्ठविदर, क्या होता है, ओष्ठविदर की घटना होती है, या ओष्ठविदर जो है हो जाता है। ओष्ठविदर से मतलब क्या है कि ओष्ठ मतलब हमारे मुख गुहा के अंतर्गत क्या बन जाती है, मुंह में ओठों के बीच में क्या है, खांच सी बन जाती है, इसको अपन क्या कहते हैं, ओष्ठविदर कहते हैं। ठीक है, कीलोसिस कहते हैं। इसके बाद है अगली विटामिन B3 जिसका कॉमन नेम है नियासिन। नियासिन के स्रोत हैं यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अनाज, दालें, अंडे, फल। और इसकी कमी से रोग होता है कौन सा, पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग क्या है, पेलाग्रा रोग के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जीव व त्वचा के ऊपर क्या हो जाती है, जीव व त्वचा के ऊपर दाने निकल आते हैं और या पपड़ी पड़ जाती है। त्वचा है तो दाने भी निकल सकते हैं और क्या, पपड़ी भी पड़ जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, पेलाग्रा रोग कहते हैं। जिसकी कमी से होता है वो किस कमी से, B3 की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद है विटामिन B5 जिसका कॉमन नेम है पेंटोथेनिक। तो पेंटोथेनिक एक प्रकार की एसिड है। ठीक है, पेंटोथेनिक क्या एक प्रकार का एसिड है और यह कहां से, अंडे, यकृत, मांस, दूध, गन्ना, टमाटर, मूंगफली से हम इसको प्राप्त करते हैं। और इसकी कमी से जो है वह चर्म रोग होता है। व्यक्ति की क्या है, कमी, वृद्धि जो है वो एक स्वस्थ रूप में नहीं हो पाती है, वृद्धि कम हो पाती है। दूसरा, ऐसे इस विटामिन की कमी बहुत कम होने से उसकी जो जनन क्षमताएं हैं वो भी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो वो किसकी बात आई, विटामिन B5 की। इसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B6 का कॉमन नेम है पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन के स्रोत हैं दूध, मांस, यकृत, यीस्ट। और इसकी कमी से क्या होता है, अरक्तता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन। देखिए बच्चों, अरक्तता से अभिप्राय क्या है, अरक्तता से अभिप्राय होता है खून की कमी। तो खून की कमी से मतलब ये नहीं टोटल खून कम पड़ गया, अरक्तता से मतलब है यहाँ पर आरबीसीज की कमी हो जाती है। अरक्तता से मतलब क्या है, आरबीसीज की कमी होती है और चर्म रोग हो जाता है, पेशियों में ऐंठन भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कौन सी, विटामिन B6 पायरोक्सिन। विटामिन B7 जिसको अपन कॉमन नेम बायोटिन के नाम से जानते हैं, ये मूंगफली, मांस, चॉकलेट, फल आदि से प्राप्त करते हैं। और इसका जो मुख्य प्रभाव है वह है क्या, चर्म रोग और बालों का झड़ना और चर्म रोग जैसे साइड इफेक्ट
B7 के द्वारा देखे जाते हैं। इसके बाद विटामिन B9 जिसको अपन फॉलिक अम्ल कहते हैं, फॉलिक अम्ल का समूह होता है B9, और ये फॉलिक अम्ल जो है वह मूल रूप से सोयाबीन, यीस्ट, यकृत, गुर्दा से मतलब किडनी आदि से हम इसको प्राप्त करते हैं। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं वह है अरक्तता और वृद्धि में कमी, या यूं कहें कि जीव का जो है स्वस्थ विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन जो है बच्चों, ये जो है मुख्य रूप से मांस, अंडा, दूध, मछली और वही फर्मेंटेड जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खमीर के द्वारा तैयार किए गए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, इडली है, चावल है, जलेबी है, ब्रेड है, ठीक है, दही है, ये सभी क्या है, ये खमीर के द्वारा तैयार किए गए भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमको B12 प्राप्त होती है। अब यहाँ इसकी कमी से क्या होता है, अरक्तता होती है और वृद्धि में भी कमी होती है B12 के कारण। ठीक, दूसरी मांसपेशियों में अकड़न भी पैदा हो जाती है इसकी कमी के कारण, B12 के कारण। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, B कॉम्प्लेक्स हुआ। तो देखो बच्चों, B कॉम्प्लेक्स के अगर हम बात करें स्रोत की या सोर्स की प्राप्ति, तो हम देखेंगे कि विटामिन B12 के जो स्रोत है वो सभी के लगभग क्या है, कॉमन है। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया गया था कि विटामिन जो है वो जो है खाद्य पदार्थों से अपन प्राप्त करते हैं, तो वो खाद्य पदार्थ के रूप में मूल रूप से सब्जी, फल तो है ही, इसके साथ साथ दाल, दूध, अंडे और मछली या मांस, ये मुख्य जो है वो किसके स्रोत होंगे, विटामिन के होंगे। ये केवल बी के ही नहीं, लगभग सभी के जो कॉमन स्रोत यही होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे कि यहां पर आ गया किसका अंतर, इसमें आ गया अपने विटामिन B9 में फॉलिक अम्ल समूह होता है, तो इसके अंतर्गत सोयाबीन, यीस्ट और यकृत, गुर्दे, ये थोड़ा सा अंतर आ गया। बाकी लगभग सभी के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा सा अपन चेंज करके उनके स्रोत याद कर सकते हैं। और ये आपका हो गया क्या, कौन सा, बी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो जल में घुलनशील प्रोटीन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, एक है विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल के स्रोत क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल के स्रोत होंगे कौन से, खट्टे जो फल या सब्जियां कैसे होती हैं, खट्टापन लिए हुए होती हैं। तो यहां जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी अर्थात खट्टे फल और सब्जियां जो है वो किसके स्रोत होते हैं, विटामिन सी के होते हैं। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है बच्चों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा, स्कर्वी रोग। इसके अलावा जैसा कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंतर्गत आप लोगों को बताया जा रहा है कि हमको विटामिन सी अधिक से अधिक लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारी किसको डेवलप करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। आई बात समझ में। तो विटामिन सी जो है वह हमारे शरीर के अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको जो है यहाँ पर आज जो है वो बताए हैं जल में घुलनशील प्रोटीन्स के बारे में, कि जल में घुलनशील प्रोटीन का समूह कौन सा है और इसके स्रोत क्या है और इसके क्या प्रभाव क्या है, इसकी कमी के प्रभाव क्या है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे वसा के अंतर्गत घुलनशील प्रोटीन्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।